अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्योंकि जरूरी चैप्टर है ये, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आज हमने उसमें जो लिया है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारे कानून चाहिए होते हैं। एक तो रोजमर्रा के कामों के लिए कानून बनाने होते हैं, जिसको लेजिस्लेटिव वर्क बोलते हैं। और लेजिस्लेटिव वर्क जो है मुल्क का पार्लियामेंट करता है। मुख्तलिफ जगह ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन का नाम डिफरेंट होता है। तो हमारे यहाँ इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट है उसके ऑर्गन का, एक मिलकर लेजिस्लेटिव ऑर्गन की प्रेसिडेंट तो एक मेन कंपोनेंट है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हमें अलग से पढ़ना है ना। अब लेकिन एक मुल्क को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के लिए एक रोड मैप होता है जो बोलता है भाई मुल्क कैसे चलना चाहिए, मुल्क को कैसे चलाना है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन अब कौन बनाता है? वो क्या कोई बंदा बनाता है, कोई इंसान बनाता है, कोई दो चार शख्स बैठ के बनाते हैं? क्या वो मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव बनाता है? वो बनाता कौन है? उसको बनाने के लिए एक असेंबली होती है जो नॉन परमानेंट होती है। नॉन परमानेंट का मतलब है जो ही इनका काम खत्म हुआ इसको फिर डिसॉल्व कर देते हैं। उसी नॉन परमानेंट इंस्टीट्यूशन को, लेजिस्लेटिव ऑर्गन को, जो मुल्क का एक आईन बनाता है, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एग्जैक्टली, अब इसका अगर सिंपल वर्ड्स में बोलना होगा तो ये एक ऐसी बॉडी है, लोगों की चुनी हुई बॉडी, जो परमानेंट नहीं होती है, जो मुल्क के लिए आईन बनाती है। और तब हम इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में हुई है, जब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब उस आईन बनाने वाले असेंबली में सारे सेगमेंट्स, सारे जो है सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अच्छी तरह, मतलब ठीक ठाक और प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट हुए हों, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या है सिंपल वर्ड्स में, इसका काम है मुल्क के लिए आईन बनाना, नॉन परमानेंट है। सिलेक्शन अगर हम देखें, यहाँ सिलेक्शन इसका कैसे होता है? क्या भाई ऐसे कोई ऑफिशियल इसके लिए बैठता है, ये मतलब ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है? नहीं, ये तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। क्योंकि हम अगर देखें ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज हैं, तो सारे लोग, करोड़ों लोगों को ये पॉसिबल नहीं है कि उनसे मतलब हम डायरेक्ट राय पूछे भाई आपको कैसा आईन चाहिए। तो लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, इलेक्ट होके, है ना, इलेक्ट करके उनको भेजते हैं। तो फिर वो उनके एस्पिरेशंस को ख्याल में रख के आईन बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो इंडिया में जो है वो इसके लिए 47 अगस्त में आजादी हुई। लेकिन कैबिनेट मिशन जब यहाँ आया, कैबिनेट प्लान जब आया, तो उन्होंने बोला कि आजाद हिंदुस्तान को आजाद करने से पहले उन्होंने एक शायद जून 1947 टाइम दिया था। उससे पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई होनी चाहिए। तो 1946 जुलाई को, है ना, इसके लिए इलेक्शन हुए और 1946 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई। अब मसला है, पाकिस्तान जो है 47 के बाद बना, तो उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी? हाँ, हमारी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। जब डिवीजन हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी दो हिस्से हो गए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो प्रिंसली स्टेट जो इंडिया के साथ मर्ज की हुई, वो सारे इसमें रहे, है ना, इंडिया के ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और पाकिस्तान के साथ गए वो जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया। अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स थे, ठीक है। तो कितना टाइम लगा? तकरीबन 3 साल लगे, 2 महीने 2 साल 11 महीने और कुछ दिन, मानो 3 महीने। एडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1949 को। अब बताओगे सर ये एडॉप्ट क्या होता है? एडॉप्ट का मतलब होता है अब हाँ भाई बिल्कुल ये परफेक्ट है सारा, अब हमें ऐसे लागू करना है। मगर लागू नहीं किया, तब चालू नहीं किया। चालू क्यों नहीं किया? चालू इसलिए नहीं किया क्योंकि 26 जनवरी को इनको क्या प्रॉब्लम थी अगर कोई 26 नवंबर को ही मनाते? रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं, इसका मतलब हमारा आईन इस दिन मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है। तो 26 नवंबर को ही क्यों नहीं मनाया? इसीलिए नहीं मनाया क्योंकि 1931 में 26 जनवरी को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। तो इसकी एक प्रोमिनेंस थी, बोला हम इसी डे को, क्योंकि अब आजादी 15 जनवरी को, हम 15 अगस्त को मिली, तो इसकी वो
अजमत और इसकी प्रोमिनेंस को मतलब मेंटेन करने के लिए इसको थोड़ा डेफर किया गया। बोला भाई अब ये कंप्लीट तो हुआ आज, लेकिन इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं इसको 26 जनवरी 1950 को। यहां तक आया समझ? अब देखते हैं, बहुत सारे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो बिल्कुल पीस ऑफ पेपर रहे हैं, या तो उनकी रिलेवेंस ही नहीं रही है, या उन्होंने रीड्रॉ किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने बोला जो अपने एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो हमारे यहाँ आज तो 7 डेकेड्स हैं, इसकी अभी कैसे रिलेवेंस है, ये तो एक क्वेश्चन बनता है ना। हमारे यहाँ भी अगर देखें, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को क्वेश्चन किया, पर किसी ने कभी लेजिटिमेसी पे कोई एतराज नहीं जगाया। भाई सच में आइन को जो है ये तस्लीम नहीं है। कोई कोई प्रोविजन हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर सोशलिज्म था ही नहीं पहले, फिर सोशलिज्म ऐड किया गया, तो बहुत सारी चीजें ऐड की गई, आधी चीजें डिलीट की गई विद कंसेंसस, है ना। ये सब क्यों? ये सब है इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो रिजिड नहीं है, ना ही ये फ्लूइड ज्यादा है, ना ही ये मतलब नॉन रिजिड भी नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट है। रिजिड का और नॉन रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब है जिसमें आप अमेंडमेंट का ये स्कोप है ही नहीं, जिसमें आप चेंज करने के चांसेस है ही नहीं। और लूसिड किसको बोल सकते हैं? लूसिड या फ्लूइड किसको बोल सकते हैं? जिसमें आप इजिली दड़ोदड़ चेंज कर सकते हैं। हमारा इनके बीच में अगर बिल्कुल चेंज नहीं होता तो फॉसिलाइज हुआ होता, आज इसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं होती। और अगर ज्यादा लूसिड होता, फ्लूइड होता, तो इसका मतलब है सारा को वो मतलब हमने वो उसको कुरेद के वहां पे कुछ रहा ही नहीं होता, कोई नया ही चीज बना होता। तो हमारा जो है इंटरमीडिएट है, ये एक वजह है। ये इसकी मतलब अभी भी रिलेवेंस क्यों है, तो अभी भी इसकी एक्सेप्टेंस क्यों, इसका कोई एक वजह नहीं है, इसकी असल में बहुत सारी वजह। एक तो मैंने आपको बोली, दूसरी वजह जो है वो है कंसेंसस, जो है मतलब बनाया किन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। मेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे तब, जो मेन स्ट्रीम जो था वहां पे, तब इंडिया में कांग्रेस से था, तो कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट करते थे? सारे क्लास के लोग। तो उन्होंने एक लोगों में ये कॉन्सेंसस डेवलप हुई थी, हम किस चीज पे आजादी तो मांग रहे हैं हम, लेकिन किस चीज पे आजादी मांग रहे हैं, वो एक कॉन्सेंसस पहले बनी थी। तो एक वजह ये है कि मतलब कोई फॉरेन बॉडी नहीं आई कि इन पे थोपा भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन होंगे। ये ऐसे प्रोविजन है जिन पे लोगों की पहले ये कॉन्सेंसस बनी हुई थी। दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूंट जो है असेंबली जो है, इसके लोग कहां से आए? वो आए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे या लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स थे, उनसे चुन के आए। इस चीज ने क्या किया? इस चीज ने इंश्योर किया कि जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे इंडिया को मिले। ये नहीं कि दिल्ली या मुंबई और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी से आए 3 शहर जो थे तब, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई, वहां से आए तो बाकी और ऐसे रहे। नहीं, इसकी वजह से इंश्योर हुआ कि सारे मुल्क की सही ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिली। एक ही वजह हुआ, अभी भी इसकी रिलेवेंस है। दूसरा, इवन की ये रिप्रेजेंट किया किसने? मैंने आपको बोला तब जो मेन स्ट्रीम था वो उसको सिर्फ कांग्रेस रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बोल सकते हैं फिर तो एक ही मेंटेलिटी के लोग आएंगे, भी इसकी कैसे रिलेवेंस? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी अगर सोचोगे ना, उसमें वाइड वेराइटी ऑफ लोग और वाइड वेराइटी ऑफ ओपिनियन उसने तब एकोमोडेट अपने में किए थे, है ना। जैसे सोशलिज्म वाले भी थी, थोड़े बहुत कैपिटलिस्ट वाले भी थे, है ना। तो ये एक एमलगम था कांग्रेस में, है ना। तो मतलब इसका मतलब ब्रॉडर सेंस में हम कहें जो भी आज मेंटेलिटीज वाले पार्टीज हैं, तकरीबन सारे रिप्रेजेंट को तब कांग्रेस कलेक्टिवली करता है। ये भी एक वजह है कि इससे की रिलेवेंस अभी भी है। मेंबर जो थे वो सारे डिफरेंट सेक्शंस थे, डिफरेंट सोसाइटीज से थे, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स से थे, डिफरेंट कास्ट से थे। तो ये भी एक वजह बनी, है ना। जैसे हम देखें, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो एससी क्लास से थे, लेकिन उनको कितनी प्रोमिनेंस थी इसमें, वो हम आगे देखेंगे। उनको मतलब जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया। ऐसे मेंबर ऑफ डिफरेंट, अच्छा तब कहते हैं अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी अगर तब प्रैक्टिस हुआ होता, तब नहीं होता था, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज में जो ये है ना, ये लोग वो तो चुन के ही गए थे, लेकिन उनका वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, वो प्रॉपर्टी बेस पे होता था, उसके कुछ क्राइटेरिया हुआ था। कहते हैं अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी होता तो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन सब सेक्शंस को नहीं मिलती। वो बोलने का मतलब है सबको बराबर सही रिप्रेजेंटेशन मिली, है ना। और जो वहां पे काम जो हुआ तब, वो कोई ये मतलब थोपने वाला सिस्टम नहीं था, वो सिस्टमैटिक था, कंसेंसुअल था,
है ना, और ओपन था, सबके लिए ओपन था, है ना। और कहते हैं जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। कहते हैं उसमें तकरीबन जो है इतनी डिलिब्रेशन, इतनी मीटिंग्स हुई, इतनी चेंज, तकरीबन 2000 अमेंडमेंट उसमें लाई गई। 114 दिन तक मीटिंग्स कंटिन्यू रही, जो 3 साल तो रहा है, रोज मत मिलते थे, तकरीबन 114 दिन ये इन्होंने मीटिंग्स की। कहते हैं इतना डिबेट, इतनी डिस्कशंस हुई उनपे, आज बड़े बड़े 12 वॉल्यूम की किताबें हैं, है ना। तो इस तरह हमने आज किया कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें बहुत सारी और भी सब कमेटीज थी, वो आपको जरूरी नहीं है, हमें ये एक थोड़ा याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी, बाकी स्टीयरिंग कमेटी थी, बाकी कमेटी थी, हमें उनके साथ कुछ नहीं है। इस तरह हमने आज ये खत्म किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इससे आगे चैप्टर को ले जाएंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।